पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान को धमकियां दे दी और एक बार फिर ट्रंप की तारीफ कर ली। साथ साथ पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात घंटों तक चले। दोहा कतर में क्या हुआ उस पर ही बात करेंगे। और ये 30 अरब डॉलर का क्या मसला है और पाकिस्तान आईएमएफ की तहकीकी टीम को रोकने पे क्यों उतर आया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं काकुल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से, जहां पे पाकिस्तान के आमिर मिलिट्री डिक्टेटर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह ने ग्रेजुएट्स से, कैडेट से खिताब किया और क्या कहा। एक तरफ सख्त अल्फाज इंडिया के लिए। अब इंडिया ने पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान को भी धमकियां दी हैं कि हम तोड़ देंगे, चीर देंगे, सब कुछ कर देंगे। जवाब के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब उतर के मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान समझता है कि उसकी बड़ी तादाद और बड़ा रकबा उसे बचा सकते हैं तो वो जानता नहीं कि पाकिस्तान कितना बड़ा डंपर ट्रक है। अब डंपर ट्रक का तो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ऑब्वियसली, बट अल्फाज बड़े सख्त थे। तो पहले सुने उनकी धमकी इंडिया के लिए, फिर उनकी तारीफ की तरफ भी जाएंगे। Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. तो इंडिया अगर समझता है कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो पाकिस्तान भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ, डीप पेनिट्रेशन के साथ, मुंह तोड़ जवाब पे। अब ये एक जिस तरह बोलता है लहजे में, अगर वही हवलदार अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे तो फिर आपको ये मिलता है जो हमने देखा। अच्छा, मगर धमकियां अपनी जगह पे, दूसरी जानिब तारीफें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। लगता है वो मदनियात का डब्बा देने के बाद और शहबाज शरीफ की ऐसी शानदार बूट पॉलिश के बाद अब फील्ड मार्शल को कैडेट्स को बताना भी पड़ा कि अमेरिका हमारे साथ है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक पीस मेकर हैं। तो अब सुने तारीफ जो की गई फील्ड मार्शल के मुंह से अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए। Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security and development. तो अमेरिकी सदर ट्रंप से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता अमन के लिए। हमारी दोस्तियां, हमारी यारियां, एक नई शुरुआत हमने कर दी है। इस सब सिलसिले को लेकर हम जंग भी लड़ेंगे और मरेंगे भी और मारेंगे भी। और ना सिर्फ इंडिया को हम धमकी दे रहे हैं इस वक्त, मगर अफगानिस्तान और वहां पे जो तालिबान हुक्मरान हैं उनको तो हमने रजीम डिक्लेयर कर दिया है। जो हमने 20 साल उनको इक्तदार में पहुंचाने के लिए अपने आप को बेंड ओवर बैकवर्ड्स किया, डबल गेमिंग की अमेरिका के साथ, उनसे भी पैसे लिए, डॉलर खोरी की, सब कुछ हमने किया। और अब हम दोबारा
उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं कि अमेरिका हमारा बाप है अमेरिका हमारा बाप है और डैडी डियरेस्ट के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस इक्तदार में रखना, इक्तदार के बारे में कुछ कुछ मत बोलना। और यही मैसेज है कि आप हमें तस्लीम करें, हम आपके लिए ना सिर्फ झुकेंगे, हम लेट भी जाएंगे उल्टा होके, कि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो कि जो आपने हमारे साथ करना है उसको करने में। और जो करना है वो करें, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। अपने लोगों के साथ हमने क्या किया है वो भी हमने देख लिया, दिखा लिया, सब कुछ करा लिया। तो अब आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है? ये तो हो रहा है एक तरफ हमारे कैडेट्स को और फील्ड मार्शल को लेकर, दूसरी जानिब दोहा कतर के अंदर 5 घंटे तक ख्वाजा आसिफ की, जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, उनकी मीटिंग चली और अफगान तालिबान के साथ बड़ी देर तक चली। मगर जो नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचा दिया, स्पेशली पख्तका के अंदर जो अलेजिडली ये डोमेस्टिक क्रिकेटर मारे गए हैं, दूसरी जानिब कंधार के अंदर जो अटैक हुए हैं, काबुल के अंदर जो अटैक हुए हैं, ये एक मुज़ाकरात कुछ घंटे बैठने से बाद मामला सेटल नहीं होगा। क्योंकि याद रखें, इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात हर किसी से एक्सेप्ट अमेरिका के बद से बदतर होते जा रहे हैं। और एक और चीज, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म है चाइना को लेकर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के अंदर यह है कि ये जो मुज़ाकरात हुए, ये चाइना ने इनकी ट्राइलैटरल होस्ट नहीं किया। चाइना ने स्टेटमेंट जरूर किया कि भाई तुम दोनों ब्रदरली ममालिक हो, तुम अपने इश्यूज को सेटल करो, ठंडे हो और आगे बढ़ो। मगर जब ट्राइलैटरल की बात आई, कि चाइना ने ट्राई कर लिया था ना ट्राइलैटरल किस तरीके से करना है, ये अगस्त की बात है, मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर की बात है। और उसके बाद क्या जवाब आया उसका, वो आपने देख लिया। इसाक डार और वांग यी जो चाइनीज वजीर खारजा हैं, और अमीर खान मुत्तकी जो तालिबान के हैं, तीनों ने मुलाकात की काबुल के अंदर ट्राइलैटरल उसको लेकर। और फिर ट्रंप ने कहा मुझे बागराम चाहिए है, तालिबान ने उसको कहा कि हम आपको बागराम नहीं दे सकते, और उसके बाद हमने जंग छोड़ दी, शुरू कर दी। अब अच्छा, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा प्रॉब्लम, एक बड़ा इशू बना हुआ है। शुरुआत भी खुद ही करें और इख्तिताम भी खुद ही करें। आपकी पॉलिसीज के अंदर कोई कंसिस्टेंसी है नहीं। आज आपके पास दिन है, कल रात हो जाएगी। आज आपका दोस्त है जिसके साथ आप जिसकी तारीफें कर रहे हैं, और कल वही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो इस इनकंसिस्टेंसी के अंदर, इस इनकंसिस्टेंट पोजीशन के अंदर कतर चाहे जितनी भी मीटिंग्स आपके लिए करा ले, जितना भी आपके कह दे हाँ गारंटीज हो गई, आप अपने लोगों को गारंटीज नहीं दे सकते। आपकी अपनी कोई गारंटी नहीं है कि आप रात को सोते सोते हुए क्या सोचते हैं, सुबह उठ के आप क्या बन जाते हैं। बूट पॉलिशियां आप अमेरिका की करते हैं, सुबह उठ के रात को आप कहते हैं कि हम हैं चीन के दोस्त, आयरन क्लैड ब्रदर्स। तो ये तो आपका हाल है। 1 टके की इन्वेस्टमेंट नहीं आई आपकी। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था इंटरेस्टिंगली, तो फर्स्ट वुमेन बैंक की प्राइवेटाइजेशन एक दुबई होल्डिंग कंपनी ने की है, और वो कई साल से बेसिकली फर्स्ट वुमेन बैंक को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे थे। डील होते होते मुकर जाती थी कि 10 साल से ये चीज चल रही है। तो फाइनली इन्होंने 300 अरब में, मेरे ख्याल से जो एसेट्स हैं उसके, 300 या 302 अरब के टोटल जो उसकी वैल्यू है, उसे नुकसान में बल्कि भेज दिया, इन्होंने ऑफलोड कर दिया उन्होंने। यानी जितने उनके वो थे कर्जे वर्जे सब कुछ मिला के नेट जो है वो मेरे ख्याल से 302 अरब का था, और वो उन्होंने फारिग कर दिया। और उसके ऊपर, उस तकरीब के ऊपर, कि ये हालात हैं कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड इन चीफ हैं, फर्द वाहिद, जो हर चीज में घुसे हुए हैं, वो प्राइवेटाइजेशन समिट के ये इवेंट के ऊपर तालियां बजा रहे हैं पीछे खड़े होके। ये तो हाल है आपके मुल्क का कि आर्मी चीफ, एक जंग चली हुई है, सोल्जर्स आपके मर रहे हैं, इंडिया अपना मुंह दे रहा है, और फिर बाद में कहते हैं ये स्कर्मिश है, ये तुम्हारा कोई मसला ही नहीं है, हम तो ऐसी अफवाज हैं कि हमने तो बस लाइनें लगाई नहीं है। क्या कहे कौन, किसे, क्यों, कैसे, और कहां से किधर चीज आगे बढ़े, कहां बढ़े, कहां नहीं बढ़े। मसला यह है कि आपने कर्जे लिए हुए हैं आईएमएफ से, बेसिकली आपने अपने आपको गिरवी रखवाया हुआ है। अब कुछ दिन कबल आईएमएफ ने एक ट्रेड गैप आपके डेटा के अंदर, एक बहुत बड़ा गैप पकड़ा, और वो था गैप
यानी 16.5 अरब से लेकर 30 अरब डॉलर के दरमियान एक ट्रेड गैप की डिस्क्रिपेंसी आई और आईएमएफ ने कहा है कि हम आपको हम एक टीम भेजना चाहते हैं, मिशन भेजना चाहते हैं जो तहकीक करे कि ये 30 अरब तक का गैप जो है वो कैसे आया। अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड रिव्यू भी हुआ है 1.2 अरब डॉलर आईएमएफ और छोड़ेगा 2 ट्रांचेस के अंदर 7 अरब डॉलर का टोटल पैकेज है, तो उसके ऊपर आपके सब डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट्स तो गिरवी हैं आईएमएफ के पास। तो वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम भेजें आपके पास ये टीम और देखें कि यार ये इतना बड़ा ये गैप क्या आया। अच्छा, गैप्स आते हैं, मेरी बात भी हुई कुछ इकोनॉमिस्ट से, वो कहते हैं कि यार बाय द टाइम आप अपना एक एलसी खोलते हैं, सही है, उसकी अपनी चीज होती है, वो एक वैल्यू होती है, और बाय द टाइम वो जब सामान आता है तो उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस और ये 10 से 15% का उसके अंदर एक्स्ट्रा लगता है। तो ये 11 अरब डॉलर का जो पिछली बहरहाल से एक आइडेंटिफिकेशन हुई थी, अब 30 अरब डॉलर का जो ये ट्रेड डेफिसिट है या 16.5 से लेकर 30 अरब का, वो कैसे आ गया इसके अंदर। तो आईएमएफ ने कहा कि हम टीम भेजते हैं और पाकिस्तानी अथॉरिटीज कह रही है कि हमें आपकी टीम नहीं चाहिए, आप अपनी टीम अपने पास ही रखें। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आईएमएफ की जो टीम है और उसकी इन्वॉल्वमेंट से अब पाकिस्तानी थोड़ा कतरा रहे हैं कि यार यहाँ की बुक्स खुलेंगी तो क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, आईएमएफ के जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के अंदर, माहिर बिनीची, उसने भी कोई कमेंट नहीं किया। अपेरेंटली ये शहबाज राना की ये स्टोरी है जो सामने आई है। इसके ऊपर बेसिकली बात कर रहे हैं कि हुकूमत को पहले करना होगा मालूम कि यार ये जो बुकिंग हुई थी वो आई भी कि नहीं आई, जो रॉ मटेरियल्स बुक हुए थे वो कितने के हुए, कितने आए, क्या वो इंपोर्ट ड्यूटीज को एवेट करने के लिए था या सेल्स टैक्स को एवेट करने के लिए था, क्या वो एक या तो मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा इधर से उधर करने की बात हो रही है। आईएमएफ का भी अपनी जगह पे है। अच्छा, उसके बाद ये कहानी ऑब्वियसली आइडेंटिफाई भी की गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि पाकिस्तान सिंगल विंडो बुक्ड इंपोर्ट्स वर्थ 321 बिलियन while the स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्लियर्ड 291 बिलियन। तो ये शहबाज राना की स्टोरी थी कि यार बुकिंग हुई थी 321 अरब की और जो आय एक्चुअल जो रिलीज हुए वो हुए 291 बिलियन डॉलर्स थ्रू बैंक्स। जुलाई 2020 से लेकर जून 2025 तक 30 अरब डॉलर का गैप आया। और फिर जिससे मैंने जिक्र किया कि यार कहते हैं कि अराइवल्स और बुकिंग के अंदर एक ऑब्वियसली 10 to 15% का गैप होता है जो ये नंबर्स शो कर रहे हैं। अगर इतना वाजे है कि हाँ यार गैप होता है तो आप आईएमएफ की टीम को आने दें, तो आप क्यों नहीं आने दे रहे? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक इकोनॉमिस्ट से बात करूं, बुकिंग करूं उनके लिए और आपके पास उनकी भी डिटेल्स लेके आऊं कि वो क्या कहते हैं इस चीज को लेकर। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।